नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। कल प्रधानमंत्री ने पटना में रोड शो किया और प्रधानमंत्री अक्सर रोड शो करते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन कल के रोड शो की इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि बिहार का चुनाव है और प्रधानमंत्री एनडीए के प्रचारक के तौर पर वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। दूसरी तरफ आज प्रियंका गांधी ने भी रोड शो किया बिहार में और उन्होंने महागठबंधन के प्रचारक के तौर पर प्रचार किया। दोनों अपने अपने गठबंधन के लिए प्रचार करते हैं, पर आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, आप दोनों में फर्क देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं एनडीए का, लेकिन हाथ में सिंबल है अपनी पार्टी का, यानी बीजेपी का। यानी वो क्लियरली बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे और उनके साथ उनकी गाड़ी में खड़े दो चेहरों को देखिए। एक तरफ है उनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, वो बड़े खुश हैं इस चीज़ से। दूसरी तरफ है ललन सिंह, जेडीयू के नेता। उनके चेहरे के हाव भाव आप देख लीजिए जब प्रधानमंत्री के हाथ में कमल का निशान देखते हैं, क्योंकि वो समझ गए कि उनका यहाँ कोई काम नहीं है, उनको इस्तेमाल किया गया। शायद इसी डर से नीतीश कुमार इस रोड शो में नहीं आए। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को देखिए, वो गाड़ी में उनके साथ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के निशान को लेकर प्रचार नहीं किया, रोड शो नहीं किया। उन्होंने सिंपल एक पूरे महागठबंधन के लिए रोड शो किया और उनके हाथ में कोई चुनावी चिन्ह या कोई पार्टी का चिन्ह नहीं था। ये फर्क है दोनों में। एक तरफ प्रधानमंत्री कह लें मैं गठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए की बात करेंगे, लेकिन प्रचार वो सिर्फ बीजेपी के लिए ही करेंगे, उनकी पहली प्रायोरिटी बीजेपी ही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रचारक बड़े हैं, लेकिन गठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी है, उसके बावजूद प्रचार पूरे महागठबंधन के लिए कर रहे हैं। वो कहीं ये मैसेज नहीं देना चाहती कांग्रेस की, वो सिर्फ अपना सोच रही है, वो पूरे महागठबंधन के लिए प्रचार कर रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी की संयुक्त रैलियां भी हुई, लेकिन उधर नीतीश कुमार बीजेपी के किसी नेता के साथ नहीं जा रहे हैं। क्यों? ये अदा और अंदाजे बयां दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या फ़र्क है। जो सवाल पूछते हैं ना कि फ़र्क क्या है दोनों पार्टियों में, ये फ़र्क सबसे बड़ा फ़र्क है। ये फ़र्क तब आया क्योंकि दोनों पार्टियों की सोच में फ़र्क है। आपने 10 साल अगर मनमोहन सिंह का कार्यकाल देखा हो, मुझे एक कोई ऐसा इंसिडेंस बता दीजिए मनमोहन सिंह का, जब विधानसभा चुनाव में कहीं पर, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, उससे छोटे चुनाव की बात ही नहीं कर रहा, विधानसभा चुनाव में कहीं मनमोहन सिंह 10 साल में कांग्रेस के प्रधानमंत्री के तौर पर कहीं प्रचार करते हुए पाए गए हो। अगर उन्होंने एक आध दो रैली अगर कहीं संबोधित भी की है तो उन्होंने यूपीए सरकार का जिक्र किया है, यूपीए सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। यह फर्क अब दिख रहा है जब प्रधानमंत्री सरकार तो एनडीए की चला रहे, बैसाखी पे चला रहे हैं, लेकिन हर जगह वो भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री भी है। वो बीजेपी के प्रधानमंत्री बन के हर जगह प्रचार करने के लिए पहुंच जाते हैं। पिछले 10 साल और अब के 12 साल कंपेयर करके देख लीजिए, आपको फर्क साफ दिखेगा। मनमोहन सिंह के 10 साल में धर्म को लेकर कभी कोई किसी तरह की बात हुई हो तो बताइए। उन्होंने भी गठबंधन की सरकार चलाई थी, लेकिन इन 10 सालों में कट्टरवादिता के अलावा और कोई बात नहीं हुई। एक और फर्क मैं आपको दिखाता हूं, तीसरा फर्क मैं भूल गया था, वो भी आपको दिखाता हूं। देश में सर्वोच्च संवैधानिक पद किसके पास है? कौन सा होता है? सबसे बड़ा पद होता है देश की राष्ट्रपति का। देश के राष्ट्रपति पद सबसे बड़ा होता है। यूपीए सरकार में राष्ट्रपति, हर बड़े सरकारी जो उद्घाटन है राष्ट्रपति के हाथों होते थे, जो भी संवैधानिक गरिमा के हिसाब से करने चाहिए थे। लेकिन इन 12 सालों में जो उद्घाटन राष्ट्रपति को करने चाहिए थे वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जैसे नए संसद भवन का उद्घाटन। इंपॉर्टेंट चीजें सब जगह प्रधानमंत्री करते हैं और राष्ट्रपति क्या कर रही हैं? राष्ट्रपति एक छोटे से ओवरब्रिज का उद्घाटन कर रही हैं। बताइए, उत्तराखंड में एक पैदल मार्ग का उद्घाटन कर रही है। ये राष्ट्रपति का स्टेटस रह गया आज की डेट में, जबकि राष्ट्रपति को संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए था।
लेकिन क्या करें, जिस देश में प्रधानमंत्री बसों की कॉन्वॉय को भी हरी झंडी दिखाते दिखे, हर ट्रेन का हरी झंडी वो दिखाएं, और देश का रेल मंत्री नए रेल में नए कंबल आए हैं सिर्फ उसका उद्घाटन करे और वही सब दिखाता रहे, तो फिर यही होगा कि देश की राष्ट्रपति एक ओवरब्रिज का उद्घाटन कर रही है, वो भी पैदल चलने वाले ओवरब्रिज का। उतना तो लोग कह रहे हैं उतना उस ओवरब्रिज को बनाने में उतना खर्च नहीं आया होगा जितना राष्ट्रपति से उसका उद्घाटन करवाने में टोटल खर्च आया होगा। ये फर्क है दोनों पार्टियों की सोच में। बात भाषा की आ रही थी, तो भाषा बिल्कुल सही बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल्कुल सही कहा कि भारत के इतिहास में कभी किसी प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी नहीं सुनी होगी। उनकी आदत है ऐसी बातें करना। कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक ऐसी भाषा उपयोग किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी जी हो या लाल बहादुर शास्त्री हो, या ऐसा ही बोलते रहते। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कट्टे के नोक पर सीएम बंदूक के नोक पर आपने सीएम अपने आप को घोषित करवाया। भाई, जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है, और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री? दोस्तों, राहुल गांधी ने बिहार में एक तालाब में छलांग क्या लगाई कि बिहार की पूरी सियासत में एक तरह से भूचाल आ गया। खास करके बीजेपी की सियासत में बड़ा भूचाल आ गया। राहुल गांधी ने कोई बहुत बड़ा करिश्मा तो नहीं किया था ऐसा कि इतना बड़ा सियासी भूचाल आ जाए। राहुल गांधी मछुआरों के साथ मछली पकड़ने के लिए अगर तालाब में उतरते हैं और उसके बाद ये तस्वीर गीली टी शर्ट के साथ बाहर आती है, तो इससे तकलीफ़ गीली टी शर्ट से, जिसको कहते हैं आग लगना, इस गीली टी शर्ट से आग बीजेपी में क्यों लग गई कि इस तरह की चीज़ें सामने आने लगी कि प्रधानमंत्री कट्टे और उसकी भाषा बोलने लगे, कनपट्टी और कट्टे की भाषा बोलने लगे। योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को बंदर कहने पर उतारू हो गए, और रवि किशन जैसे बिहारी भोजपुरी सुपरस्टार सांसद राहुल गांधी को कह रहे हैं वो मछली पकड़ेंगे, हम वोट पकड़ेंगे। ये तीन अलग अलग तरह के बयान बता रहे हैं कि हालत उस छलांग ने क्या कर दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से नहीं हो रही। कांग्रेस भी बयान देती है, कांग्रेस भी निशाने बना रही है, लेकिन दोनों की भाषाओं में आपको फ़र्क देखना पड़ेगा। दरअसल आपको कांग्रेस और बीजेपी में क्या फ़र्क है ये समझना है, तो जो मैं आज 2 पॉइंट्स में आपको फ़र्क समझाने की कोशिश करूंगा, वो फ़र्क आपको समझना है। पहला पॉइंट है मेरा भाषा का। भाषा मैंने आपको दिखा दी, प्रधानमंत्री की क्या भाषा, योगी आदित्यनाथ की क्या भाषा, रवि किशन की क्या भाषा, और भी बहुत से नेता ऐसे हैं बीजेपी के जिन्होंने भाषा, पिछले 2 दिनों में भाषा का स्तर बहुत नीचे किया है। और मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, सबसे बड़ा मकसद है राहुल गांधी को निशाना बनाना। अब बिहार में चुनाव है तो जाहिर सी बात है फिर तेजस्वी को भी लपेटना ही पड़ता है। योगी आदित्यनाथ को अपनी उत्तर प्रदेश की राजनीति भी करनी होती तो अखिलेश यादव को कैसे छोड़ें वो। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी जुबानी खर्च कर रही है, जुबानी प्रहार प्रधानमंत्री पे कर रही है, लेकिन वो जो कटाक्ष कर रही है उस कटाक्ष में एक भाषा की मर्यादा ज़रूर होती है। अब उदाहरण के तौर पे मैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों के आपको एक एक बयान सुनाता हूं जहां कटाक्ष भरपूर किया। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के रोने की आदत पर, विक्टिम कार्ड खेलने की आदत पर
कटाक्ष किया तो राहुल गांधी ने वो जो 56 इंच के सीने का एक मुहावरा बोला जाता है, कहावत बोली जाती है, उस पर कटाक्ष किया, लेकिन भाषाई मर्यादा को बनाए रखते हुए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दे ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया, तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? और जब कोई अध्यापक या कोई महिला या कोई संविदा कर्मी अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाए तो इनको लगता है कि देशद्रोही हो रही है, इनको लगता है कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय को बुला ले, अपमान मंत्रालय कार्रवाई करे, है कि नहीं? अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? और इस अपमान मंत्रालय में मेरा यह भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। गुप्ता जी प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे थे कि 56 इंच की छाती है, मगर सच्चाई यह है कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी, मगर डरते नहीं थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती और डरपोक हैं। बात 2024 के लोकसभा चुनाव से शुरू होती है। पहली बार मैंने, मतलब वैसे तो मोदी जी हमेशा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद की गरिमा से नीचे की बात करते हुए पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा गया था, जब उन्होंने बाकायदा कहा था जिनके ज़्यादा बच्चे हैं ज़मीन उनको दी जाएगी, मंगलसूत्र, टोटी, सब कुछ कहा था। अब बिहार के, चलिए वो लोकसभा चुनाव था, फिर भी मान लेते हैं कि चलिए उनको अपनी सरकार वापस लानी थी। बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए भी ऐसी भाषा, इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक कहते हैं। आज भी उन्होंने अपने भाषण में कहा कि चाहे वो कॉरपोरेट के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो विधायक के चुनाव हो, चाहे वो सांसदी के चुनाव हो, हर जगह प्रधानमंत्री ही पहुंच जाते हैं, हर जगह अपने ही चेहरे पे वोट मांगते हैं। क्यों भाई? हर जगह प्रधानमंत्री का ही चेहरा, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है, एक पद होता है, उसका एक स्टेटस होता है, उसे इतना इस्तेमाल, उसका हर जगह ऐसे प्रधानमंत्री उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं पिछले 2-3 बार से प्रधानमंत्री को देख रहा हूं, जब भी बिहार जा रहे हैं वो, हर भाषण उनका 70 से 80% कांग्रेस पे ही फोकस रहता है, जबकि कांग्रेस वहां पर खुद कह रहे हैं कि भाई उनकी कनपट्टी पर रखे मुख्यमंत्री पद तो आरजेडी ने ले लिया। 61 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, फिर भी कांग्रेस से इतना क्यों घबरा रहे हैं प्रधानमंत्री? क्यों जो है वो अमित शाह इतना घबरा रहे हैं कांग्रेस से? 61 सीट में क्या कर लेगी कांग्रेस? कोई ऐसा तो नहीं है कि जो अकेले में सत्ता में पहुंच जाएगी, या कांग्रेस जो है वो मुख्यमंत्री बना लेगी, कुछ बहुत बड़ा कुछ उखाड़ लेगी। जो भी है आरजेडी के साथ खड़े होकर ही करेगी। आरजेडी बड़ी पार्टी है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री के जिक्र में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस रहती है। यहाँ तक कि अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नालंदा में वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएंगे जब दिल्ली में उनकी सरकार आएगी, प्रधानमंत्री को उससे भी तकलीफ है, और कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है युवराज को, और सपने देख रहे हैं, कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को ये कभी नहीं कहना चाहिए कि सपने देख रहे हैं, क्योंकि बदलाव तो इस प्रकृति का नियम है। कांग्रेस सत्ता में रही, उसे भी लोगों ने
बदल दिया, उसे भी पटक दिया, उसे ज़मीन पे गिरा दिया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उन्हें भी ज़मीन पे गिरा दिया। फिर यूपीए आई, गठबंधन आया, फिर उसको भी ज़मीन पे गिरा दिया। अब आपको बिठाया है तो आप भी कब तक शीर्ष पे रहोगे? कभी तो ज़मीन पे उतरोगे। आपकी उम्र भी 75 साल हो गई है, उम्र का भी एक तकाजा होता है। और जिसको आप बात कर रहे हो उसकी उम्र अभी आपसे 20 साल कम है, 20-21 साल कम है, उसके पास वक्त है। तो वक्त कब करवट बदल ले, इसको लेके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि सपने देख रहे हैं। सपने तो होते ही हैं देखने के लिए, तभी तो सच होते हैं। ये भी आप जैसे बुजुर्गों ने ही कहा है। उसके बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री को सिर्फ ये लगता है कि वो जो कहेंगे वही अटल सत्य है, तो मुझे लगता है बहुत जल्द रियलिटी चेक उनको मिल सकता है। अब वो कहाँ मिलेगा मैं वो नहीं कह सकता, बिहार में मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। लेकिन प्रशांत किशोर की माने तो लगता तो ये है कि पहला रियलिटी चेक 2024 के बाद का बिहार में मिलने वाला है मोदी जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक करने से बड़ी मदद मिलती है। कमेंट बॉक्स में आपकी राय बेहद ज़रूरी है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।